हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारी इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 12th के कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स, जिसमें सबसे पहले लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बच्चों ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर क्वेश्चन आता है तो 3 में से कोई एक टॉपिक से आएगा। या तो आपको कोई डिजीज देकर उसके पैथोजन का नाम पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप दे देंगे, उसका सिम्टम पूछ लेंगे, या फिर इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछ लेंगे, और या फिर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो कहाँ कहाँ पर आपको चीज़ें याद रखनी है वो एक बार देख लो। ये डिजीज नेम एंड पैथोजेंस में आपने जो भी डिजीज की एक लिस्ट बना रखी है उनको एक बार रिवाइज कर जाना। बैक्टीरियल डिजीज में आपके कोर्स में टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है, मोस्टली इंटेस्टाइनल डिजीज है। देन टाइफॉइड के बाद आपके कोर्स में दे रखा है निमोनिया, है ना, दैट इज अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इन 2 बैक्टीरिया से होती है। क्लियर? रेस्पिरेटरी डिजीज है तो बट ऑब्वियस कफिंग, स्नीजिंग, साइनोसिस, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। देन वायरल डिजीज में आपके कोर्स में डिटेल में सिर्फ इन्फ्लुएंजा के बारे में दे रखा है जिसको आप फ्लू कहते हैं, जिसमें सिंपल कफिंग वगैरह होती है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि निमोनिया और ये जो है कॉमन कोल्ड, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। निमोनिया में लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, बट जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है उसमें जो इन्फेक्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही लिमिटेड रहता है, अपने आप ही सही हो जाता है, कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं खानी पड़ती हैं। ठीक है। देन प्रोटोजोवन डिजीज में आपको कौन सी याद रखनी है? एक तो अमीबाइसिस, और जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, और दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मलेरिया, है ना। मलेरिया का थोड़ा सा जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है उसको डिटेल में देख लेना। उसमें मेन एक चीज़ ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम के लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं। हम प्लाज्मोडियम के सेकेंडरी होस्ट हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वो करता है मॉस्किटो, वो उसका प्राइमरी होस्ट है। ठीक है। एंड हीमोजॉइन नाम के टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स ये हमारे ब्लड में बनाता है, जिसकी वजह से हमें चिल्स एंड फीवर होता है। क्लियर? प्रोटोजोन डिजीज के अलावा हेलमिंथिक डिजीज में आपको ध्यान रखना है कौन सी 2 डिजीज? एक तो एस्केरियासिस और दूसरी आपको ध्यान रखनी है बच्चों फिलेरियासिस। काफी मिलते जुलते नाम है बट मिक्स नहीं करना। ये एस्कैरिस से होती है, ये फिलेरियल वॉर्म से होती है। फिलेरियल वॉर्म को से जब इन्फेक्शन होता है तो पैर हाथी की तरह फूलकर मोटा हो जाता है, इसलिए उसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। कैसे आता है ये हमारी बॉडी में? क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू, है ना। व्यूचेरिया हमारी बॉडी में कैसे आता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम था वो हमारी बॉडी में कैसे आया था? एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। सब फीमेल्स हैं ये, ठीक है। फीमेल्स मॉस्किटोज ही हमारे ब्लड को सक करती हैं। एंड जो डेंगू एंड चिकनगुनिया है ये दोनों हैं तो वैसे वायरल डिजीज बच्चों, हैं तो वायरल डिजीज, बट इनका वायरस हमारी बॉडी में आता है फीमेल एडीज मॉस्किटो के थ्रू। क्लियर? तो ये तीनों मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके। एंड 3 इंटेस्टाइनल डिजीज में मिक्स मत कर देना एग्जाम में। टाइफॉइड तो एक मैंने आपको बता ही दी, एक हो गया एस्कैरियासिस, और इंटेस्टाइनल डिजीज में एक अमीबाइसिस भी इंटेस्टाइनल डिजीज है। ठीक है। तीनों अलग अलग हैं, ये बैक्टीरियल है, ये हेलमिंथिक है, जबकि ये प्रोटोजोवन से होती है, अमीबा से नहीं, एंट अमीबा से होती है। क्लियर है क्या? देन और हाँ, फंगल डिजीज में एक ही कोर्स में है, दैट इज रिंगवर्म, जिसके 3 पैथोजेंस हैं, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ओके। तो इस तरह से क्विक रिवीजन हल्का फुल्का सा देख जाएं, ज्यादा डिटेल में ना जाएं। देन नेक्स्ट आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आप जहां पर उलझते हैं बच्चों वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। वैसे तो इम्यूनिटी में पहले आप इनेट इम्यूनिटी एंड इनेट के साथ कौन सी पढ़ते हैं आप? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ते हैं, पर ये बहुत आसान है। देखो तुम्हें ध्यान होगा, इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सबसे ज्यादा इनमें उलझते हो। फिजिकल में आती है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि एक बैरियर एक लेयर बना रही है, फिजिकल लेयर। जबकि फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन आता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं HCl, टीयर, सलाइवा, ये सब फिजियोलॉजिकल में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं केमिकल्स। ठीक है। फिर सेल्यूलर बैरियर्स जिसमें आती हैं NK सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स वगैरह, और एक आपको ध्यान रखने हैं साइटोकाइन बैरियर्स, जिसमें इंटरफेरॉन का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। पर इनेट इम्यूनिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर आते हैं, जिसके लिए 2 सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनती हैं तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। विच इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन? तो डू रिमेंबर CMI, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट
के बाद इसीलिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जिससे कुछ समय के लिए उस पर्सन की इम्यूनिटी डाउन हो जाए और वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। क्लियर। नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा उलझते हो वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है आपके इम्यून सिस्टम को काम करना पड़ेगा। तो आपका इम्यून सिस्टम कब काम करेगा? जब आप बॉडी में वीक एंटीजन्स इंट्रोड्यूस करोगे। किस फॉर्म में? मतलब वीक एंटीजन कह दो या वीक पैथोजन कह दो, पैथोजन को ही वीक फॉर्म में आपने डाल दिया या पैथोजन के एंटीजन को डाल दिया। किसी भी फॉर्म में अगर आप वैक्सीन्स लगा रहे हो ना, जो बर्थ के टाइम पर पोलियो का वैक्सीन लगता है, डीपीटी, एमएमआर, जो भी वैक्सीन्स हमें लगते हैं बर्थ के बाद, वो एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेडी करते हैं कि जब भी पैथोजन आए तुम उससे फाइट कर लेना, तुम्हें खुद ही फाइट करनी है, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, ये वैक्सीन हमारी बॉडी को जाकर कहते हैं। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हुआ। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चों? जैसे हमें चोट लगने पर एंटी टिटनस लगाया जाता है, सांप के काटने पर एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाया जाता है, या डॉग के काटने पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। इनमें क्या होता है, ये हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं दे रहे। अगर किसी को डॉग ने काटा, एंटी रेबीज लगाया, अब अगले साल फिर से डॉग ने काटा तो दोबारा एंटी रेबीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं बच्चों? ये तीनों बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं ये, जिन्हें बॉडी में डाला जा रहा है कि बॉडी को कहा कि तुम इम्यून सिस्टम के बस की नहीं है इन तीनों से लड़ना, हम बनी बनाई एंटीबॉडीज आकर ही उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो क्या हमारे इम्यून सिस्टम ने कोई काम किया? नहीं, इन्हीं एंटीबॉडीज ने आकर पैथोजन को मार दिया। सो दिस इज पैसिव इम्यूनिटी, डू रिमेंबर, ठीक है। जो मदर से हमें मिलती है कोलोस्ट्रम के थ्रू IgA एंटीबॉडी, या प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है IgG एंटीबॉडी। जेस्टेशन पीरियड में G मिलेगा, मिल्क से A मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी पैसिव इम्यूनिटी में ही आएंगे। बनी बनाई एंटीबॉडीज जब भी मिल रहा है, बना बनाया खाना स्विगी से ऑर्डर किया, कुछ नहीं करना पड़ा तो पैसिव, और अगर किचन में जाकर खाना बनाना पड़ा तो वो एक्टिव इम्यूनिटी। जो बॉर्न होने पर वैक्सीन लगते हैं या कोई भी जब हमें नेचुरल इन्फेक्शन होता है, तो जैसे बोलते हैं ना चिकन पॉक्स के लिए कि एक बार हो गया तो जनरली दोबारा नहीं होगा, आपकी बॉडी में थोड़ी सी इम्यूनिटी क्रिएट हो गई। कोविड में भी ऐसा कहा गया था। तो ये भी एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम ने काम करना सीख लिया है और वही काम करेगा। डन, ओके। देन डिजीज एंड पैथोजन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये दोबारा क्यों आ गया। देन एड्स एंड कैंसर, है ना। एड्स एंड कैंसर पे देखो, है तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं 12th में, पर मैंने नीट में देखा बच्चों इनमें क्वेश्चंस कम पूछे गए थे, इम्यूनिटी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। इम्यूनिटी में भी जब आप वो पढ़ते हो ना लास्ट में, ये तो पढ़ोगे ही, इसके अलावा वो भी थोड़ा सा देख जाना। लिम्फॉइड ऑर्गन, उसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन है? हाँ, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन है? बोन मैरो एंड थैलेमस, थैलेमस बोल रही हूँ, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। थैलेमस तो फ्लावर का उठ के आ गया, ऐसे ही तो गलती होती है, थाइमस के साथ एक थैलेमस दे दिया और हम जल्दीबाजी में टिक कर आ गए, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं बोन मैरो एंड थाइमस, बाकी स्प्लीन, लिम्फ नोड, ये सब सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी याद रखना, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एग्जाम्पल दे रखा है। एलर्जी के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? मास्ट सेल्स। कौन से केमिकल्स बनाती हैं? हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है। और कौन सी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं? IgE एंटीबॉडी। क्लियर, ओके। एड्स एंड कैंसर से मैंने देखा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं लास्ट कुछ 4-5 ईयर्स में बच्चों, पर इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि नहीं आएंगे। एड्स कैंसर तुमने पढ़ रखा है, जितना पढ़ रखा है उसके बेसिस पे कराना, ठीक है। देन नेक्स्ट, एड्स में ये तो सबको पता है ना कि एड्स HIV से होता है और HIV एक रेट्रोवायरस है, इतना याद रख लो। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता है तुम्हें। कैंसर में तुम्हें पता है कैसे कैसे होता है, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, एक बार ऊपर से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा इस पर नहीं आए हैं। देन इस चैप्टर में लास्ट में जो टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, अक्सर आप लोग इस टॉपिक को छोड़ जाते हो, तो ये गलती नहीं करनी है बच्चों। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। इसमें या तो तुमसे पूछ लेंगे ड्रग्स के इफेक्ट, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। एग्जाम्पल्स पता है ना, ओपियोइड्स में आती है मॉर्फिन, कैनाबिनॉइड्स में आता है चरस, गांजा, मैरिजुआना, हशीश, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। भांग भी कैनाबिनॉइड्स में आती है। और कोका अल्कलॉइड्स में आता है कोकेन, ठीक है। मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो यूज़ होते हैं, मॉर्फिन तो मेडिकल में यूज़ होती है, इसकी जो ड्रग फॉर्म है वो है हेरोइन, ठीक है। क्लियर। तो अब याद कैसे रखोगे, देखो आप
मॉर्फिन को एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता है। तो इसका जो हेरोइन है, जो इसके डाईएसिटाइलेशन से बनता है, ये एक सेडेटिव है बच्चों, इसे एज अ सेडेटिव लिया जाता है। कोकेन जस्ट उल्टा है, स्टिमुलेंट है, यूफोरिया कॉज करता है, इंसान को लगता है मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया, जो चाहिए था वो सब मिल गया, ठीक है, बट ये सिर्फ एक भ्रम है, असलियत में कुछ नहीं हुआ है। नेवर, इनके ट्रैप में कभी नहीं फंसना है, ओके। और जो कैनाबिनॉइड्स हैं उसमें आप भांग याद रखोगे ना, तो आपको पता है भांग जब होली वगैरह पे लोग ट्रेडिशनली भी यूज़ करते हैं, है ना, तो इसको पीकर पर्सन कैसा एकदम डांस करने लगता है और एक्साइटेड हो जाता है। तो इसलिए ये जो हैं कैनाबिनॉइड्स जो हैं, ये भी थोड़े बहुत स्टिमुलेटिव एक्शन शो करते हैं, बाद में डिप्रेस कर देते हैं। तो इसका कैनाबिनॉइड्स का मेनली आपकी बुक में लिखा हुआ है, दे एक्ट ऑन CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी एक्ट करते हैं और CNS पे तो करते ही हैं। क्लियर। इसके अलावा तुमसे पूछ लेंगे हेल्यूसिनोजन बताओ कौन है। तो जो हेल्यूसिनोजन्स आपकी बुक में दिए हैं उसमें दतूरा है, उसमें एट्रोपिन है, एक पहले पूछा जाता था LSD भी इसमें आता है, ठीक है, ये सब हेल्यूसिनोजन्स हैं। कोकेन भी एक्सेसिव डोज में हेल्यूसिनोजन बन जाता है। क्लियर। कैनाबिनॉइड्स को स्पोर्ट पर्सन्स भी अब्यूज़ करते हैं, स्पोर्ट पर्सन्स को भी आदत लग जाती है कैनाबिनॉइड्स की, ठीक है। तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ में एक ब्रीफ इंट्रो मैंने तुमको दे दिया, कौन कौन से ड्रग्स हैं, उनके मेजर एक्शन क्या हैं। बाकी इसमें इतनी सारी वो थ्योरी के बड़े बड़े पैराग्राफ है, लास्ट टाइम पर उनको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। जो अल्कोहल लेता है उनका लिवर डैमेज होता है, सिरोसिस, और जो टबैको लेते हैं उनमें लंग कैंसर, ओरल कैंसर, इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। क्लियर। देन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको सिर्फ टेबल्स के थ्रू हमें रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है स्लाइड में, ठीक है। तो इसमें ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको क्या याद रखना है, देखो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर बच्चों। हाँ देखो, जस्ट अ मिनट, सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो है केमिकल्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या होता है इसमें, इसमें सबसे ज़्यादा हर साल आता है ये क्वेश्चन, यूँ समझ के चलो तुम, कौन कौन से याद रखने हैं। देखो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में 3 हैं, कौन से 3 हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए जो सबको रटा हुआ होगा, इम्यूनोसप्रेसेंट है, और तीसरा स्टैटिन्स, हार्ट पेशेंट्स जो लेते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज तो क्या है बच्चों, क्लॉट बस्टर है, किसी को भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अटैक आया, क्लॉट बस्टर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट है, और स्टैटिन्स जो है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इनके सोर्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज तो याद रहेगा आपको, किससे मिलता है, नाम ही मिल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, ठीक है भाई। अब इन दोनों को कैसे याद रखोगे, तो स्टैटिन्स जो है ना वो हमें मोना देती है, तो मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है। मोनेस्कस परप्यूरियस एक यीस्ट है जिससे आपको स्टैटिन्स मिलते हैं। और बचा साइक्लोस्पोरिन, तो ट्राइकोडर्मा याद रखना, अगर सिर्फ ट्राइकोडर्मा लिखा हुआ आया तो ही कंफ्यूजन होता है, पूरा नाम लिखा हुआ आएगा तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो स्पोरम से स्पोरिन मैच हो जाता है, वरना ट्राइकोडर्मा में साइक्लो, ठीक है। अगर ये याद रहेगा मोनास्टैटिन तो ये अपने आप याद आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए कर देना, ठीक है। केमिकल्स में वो लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, सबके नाम मिलते जुलते हैं, बस सिट्रिक एसिड का नाम मैच नहीं करता, वो हमें एस्परजिलस फंजाई से मिलता है। और बेकर सीज तो सबको पता है, सैकरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। इस चैप्टर में से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इसी पर बनता है बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने एडिशनली ले लिया कि अगर तुमसे STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो या तो एक्टिवेटेड स्लज से पूछेंगे या एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से पूछेंगे। एक्टिवेटेड स्लज ध्यान है, STP में जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट चलता है, 2 ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी इज फिजिकल, सेकेंडरी इज बायोलॉजिकल। तो जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट चलता है, जब हम फ्लॉक्स की ग्रोथ करवाते हैं तो फ्लॉक्स को खूब सारी ऑक्सीजन देते हैं, फिर नेक्स्ट चैम्बर में उनको मारते हैं। तो जब हम उनको नेक्स्ट चैम्बर में ऑक्सीजन कम कर देते हैं, वो सब बेहोश होकर मरने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं, उसी को आप कहते हो एक्टिवेटेड स्लज, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का टूटना, नीचे जो कचरा इकट्ठा होगा, मतलब ये फ्लॉक्स ही इकट्ठे होंगे, बैक्टीरिया प्लस फंजाई, ये क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है। इतना सारा जो वेस्ट है ये एक्टिवेटेड स्लज का, इससे भी हमने सोचा इसको रिसाइकिल करके बायोगैस बना लें। तो उसके लिए इसको एक दूसरे चैम्बर में ले जाते हैं जिसमें इस स्लज का डाइजेशन करते हैं मीथेनोजन्स।
तो यू नो मिथेनोजेंस एनारोबिक है, दैट्स वाई इस चैम्बर को कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, एक मेजर चीज़ याद रखना बच्चों कि एसटीपी जो है ना, जब हम इन फ्लॉक्स को ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो ये तो मेजरली एक एरोबिक प्रोसेस है, जबकि बायोगैस जब आप बनाते हो तो बायोगैस जो काऊ डंग से बनाई जाती है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बीओडी के बारे में भी आता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन ऑफ वाटर। जितना वाटर पोल्यूटेड है उतनी हाई उसकी बीओडी होगी। ठीक है, डू रिमेंबर दिस, क्लियर। देन उसके अलावा इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, दैट इज, उसमें से भी मैंने देखा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में तुम किसका नाम ध्यान रखोगे? बायो कंट्रोल एजेंट्स में तुम्हें याद रखना है बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी को, ट्राइकोडर्मा को याद रखना है, एक शुरू में जो दे रखा है लेडी बर्ड है ना, लेडी बर्ड बीटल होती है जो एक, एंड ड्रैगन फ्लाई, ये दोनों को याद रखना है। और एक अकेला वायरस पूरी बायोलॉजी में जो हमारे लिए यूजफुल है वो है बैक्यूलो वायरस, जिनका जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इन सब से हमें इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जबकि बायो फर्टिलाइजर्स को मिक्स मत कर देना, फर्टिलाइजर जो फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, इसमें बीजीए, नॉस्टॉक, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, माइकोराइजा, ठीक है, और आपका राइजोबियम लेग्यूम्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ढंग से पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन आता है बायो कंट्रोलिंग एजेंट पूछा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पूछे हैं बायो वाले, या फिर बायो फर्टिलाइजर्स पूछा है, उसी के बेसिस पर आपको अपना आंसर देकर आना है। ओके।